बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग अध्याय 4 के जो पिछले सीरीज में भी अध्याय 4 पे हमने कुछ बात आपको बताने का प्रयास किया था, आज इसे हम अगले पार्ट में रखे हुए हैं, अर्थात इसको हम तीसरे सीरीज में रखे हुए हैं। और तीसरे सीरीज में आज हम देखेंगे जो पाठ आपका है अध्याय 4 है कि कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के संबंध में। तो इस बातों के मद्देनजर हम कुछ बिंदुओं को यहाँ पे रखे हुए, कुछ पॉइंट को यहाँ पे दर्शाने का हम काम किए हैं, जिसमें भारतवर्ष में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक के युद्ध की दशा को देखेंगे। पुनः हम देखेंगे यहाँ आंग्ल एवं फ्रांसीसी कंपनियों की तुलनात्मक स्थिति के वर्णन करेंगे। और उसके बाद 1740 ईस्वी तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के किस प्रकार के संबंध रहे और कितना मधुर रहा, कितना कटुता का संबंध रहा, इन तमाम बातों पे हम आपसे जिक्र करेंगे। इसके बाद अगले सीरीज में फिर इसको मैं छोटा छोटा इसलिए बनाने का प्रयास किया हूं ताकि आपके लिए उबाऊ नहीं हो सके और एक लंबा वीडियो तैयार नहीं हो सके। आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप अपने विषय वस्तु को, आप अपने सिलेबस से संबंधित बातों को बेहतर ढंग से जान सके, या आप प्रतियोगी कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपके जानने के लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि इसमें हर एक बातों को मैं रखने का प्रयास किया हूं। इसमें किसी बात को छोड़ने का मैं प्रयास नहीं किया हूं कि कोई भी बात इसमें छूट सके। मैं प्रयास यही किया हूं कि आप हर एक बातों को बेहतर ढंग से जान सके और साथ में आप इस बात को याद भी रखें कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो भी अपलोड होते रहे इसका नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। तो हम इसमें आज आपसे जिक्र करेंगे कि भारतवर्ष में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी जो प्रतिस्पर्धा है और कर्नाटक में जो युद्ध की स्थिति आती है, ये क्यों होती है और किस प्रकार से होता है, इस बात पे जैसे आप देखेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के पूर्व में कर्नाटक की जो स्थिति है, इस स्थिति को हम समझेंगे कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है भारतवर्ष में, भारत के जो मुगल वंश के सम्राट के रूप में औरंगजेब है, और औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद अर्थात आप देखेंगे यहाँ कि दक्षिण का जो सूबेदार है, इस सूबेदार के रूप में, दक्षिण के सूबेदार के रूप में दाऊद खां यहाँ नियुक्त किए गए थे। और दाऊद खां नियुक्त होते हैं तो 1710 ईस्वी में, और 1710 ईस्वी से लेकर 1723 ईस्वी तक यहाँ शाहदातुल्लाह खां दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। और साथ में कृष्णा नदी से लेकर त्रावणकोर और कन्याकुमारी तक के जो क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे के रूप में हम कह सकते हैं कि इसी को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, कृष्णा नदी से लेकर त्रावणकोर और कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कर्नाटक के नाम से उसमें जाना जाता था। और 1724 में यहाँ निजामुल मुल्क जो है, इन्होंने स्वतंत्रता का जैसे ही घोषणा कर देते हैं और हैदराबाद के निजाम के रूप में अपने राज्य की स्थापना कर लेते हैं, तो उस स्थिति में निजामुल मुल्क का यहाँ जो नियंत्रण होता है वह कर्नाटक पर ही रहता है। और साथ में निजामुल मुल्क की स्थिति जो बनती है, तो निजामुल मुल्क की स्थिति इस प्रकार से कि मराठों के विरोध के कारण यहाँ स्वयं संकटपूर्ण दशा में रहती है। और इसके साथ दक्षिण भारत में जो मराठे हैं, और दक्षिण भारत के वैसे मराठे जो अपने साम्राज्य की प्रभुता को स्थापित करने का यहाँ प्रयास किए हुए हैं और बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे होते हैं, तो मराठों के साथ निजाम को 1732 ईस्वी में संधि करने की स्थिति आ जाती है। और जब निजाम और मराठे आपस में संधि करते हैं 1732 ईस्वी में, इसके बाद यहाँ वह संधि अस्थायी और अंततः कहा जाता है कि 1738 ईस्वी में मालवा जो है मराठा को देने के लिए निजाम को यहाँ विवश हो जाने की दशा आ जाती है। मराठों की शक्ति इस तरह से बड़ी होती है, यानी जो बाजीराव का नेतृत्व होता है, यहाँ बाजीराव के नेतृत्व में मराठों की शक्ति काफी बढ़ा हुआ था। और परंतु मराठा जो थे यहाँ स्वयं में अगर कहा जाए कि अपने आप में वो विभाजित की स्थिति में थे, भले शक्ति बड़ी थी। कर्नाटक के यहाँ जो हृदय प्रदेश कहा जाए, तो कर्नाटक के हृदय प्रदेश में जैसे तंजौर का नाम आप जानेंगे कि तंजौर है, तंजौर में मराठों का जो वंशज होते हैं प्रताप सिंह, तंजौर के मराठों के वंशज के रूप में जाने जाते हैं प्रताप सिंह। तो यहाँ प्रताप सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना स्वयं कर लेते हैं, और जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं तो प्रताप ने अपने भाई के रूप में, या अपने भाई जो साहू जी हैं, साहू जी को अपदस्थ करके अपन स्वतंत्र शासक बनने की स्वयं घोषणा भी कर लेते हैं।
मराठों के अतिरिक्त दक्षिण भारत की स्थिति को आप समझेंगे कि दक्षिण भारत में मैसूर और यहाँ शक्तिशाली राज्य था, जिस राज्य में जैसे आप निजाम की स्थिति देखेंगे, मराठा और मैसूर के राज्यों के बीच में दक्षिण भारत के सत्ता जो थे, यह सत्ता इस प्रकार से संघर्षरत थे कि यहाँ एक अलग ही तरह का संघर्ष देखने के लिए मिलता है और अलग तरह के संघर्ष यहाँ प्रारंभ हो जाते हैं। पुनः औरंगजेब और फ्रांसीसी जो है, इनकी शक्तियों को यहाँ राजनीति में भाग लेने का एक तरह से बेहद ही अवसर मिल जाता है और इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ सादतुल्ला खां के बाद जो दोस्त अली खां होते हैं, वे कर्नाटक के नवाब बन बैठते हैं और हैदराबाद के निजाम के अधीन कर्नाटक का एक राज्य हुआ करता था। और ऐसे राज्य में जैसे कर्नाटक का जो एक राज्य स्वतंत्र रूप में आप पाएंगे कि एक स्वतंत्र रहने का प्रयास में था। दोस्त अली खां का दामाद जो होते थे, दोस्त अली खां के दामाद का नाम था यहाँ चांद साहब, तंजौर के शासक प्रताप सिंह को बिल्कुल तंग किया करते थे। और प्रताप के जो राजा थे, प्रताप ने मराठा राजा जो साहू जी हुआ करते थे, वैसे साहू जी के सहायता की लेने की याचना करने लगे और प्रताप के निवेदन पर यहाँ साहू जी ने साहू जी जो थे वहां भोसले के प्रधान को सहायता देने के लिए भेज देते हैं। पुनः आप यहाँ अगले स्थिति में आपको जानकारी होनी चाहिए कि दोस्त अली खां ने अपने दामाद चांद साहब की तरफ से मराठा सैनिक को एक तरह से सामना किए हैं और 1740 में युद्ध के दौरान जो मराठे हैं, ऐसे मराठों के पुत्र यानी मराठों के रूप में जो मराठे के हाथ से दोस्त अली खां मारे भी जाते हैं। और दोस्त अली खां की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो पराजय के बाद चांद साहब जो है त्रिचन्नापल्ली जैसे जगह पे अपने दुर्ग में किलाबंद हो जाते हैं और दोस्त अली खां के पुत्र शफर अली ने मराठों के शक्ति जो होते हैं, ऐसे मराठों के शक्ति से संधि कर लेते हैं और ऐसे संधि होने से चांद साहब ने मराठों के द्वारा उसे बंदी बना लिए गए और मराठे चांद साहब एक साथ यहाँ बहुत बहादुर से युद्ध करते हैं, परंतु अंत में मराठों के द्वारा उन्हें जब बंदी बना लिया जाता है तो मराठे और चांद साहब जो हैं, चांद साहब के परिवार वाले यानी परिवार को फ्रांसीसियों के नियंत्रण से हटाना चाहते थे, परंतु फ्रांसीसियों को यहाँ जब देखेंगे कि फ्रांसीसियों को मराठों से संधि करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है, तो यहाँ विवश होने की स्थिति में शफर अली यानी सफदर जो अली है, सफदर अली और सफदर अली के साथ उनकी स्थिति जो होती है अत्यंत ही खराब हो जाती है और 1742 में यहाँ मुर्तजा अली के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाती है। जब मुर्तजा अली की हत्या हो जाती है तो कर्नाटक में गृह युद्ध का लाभ उठाकर और निजाम जो है कर्नाटक पर अधिकार कर लेते हैं और यहां पर खासकर मराठों को मिलाकर सफदर अली के अल्पाई पुत्र शहीद मोहम्मद को कर्नाटक का नवाब बना देने में कहीं भी हिचकते नहीं है और खासकर अनवरुद्दीन नामक एक विश्वासी व्यक्ति को उसका संरक्षक भी बना दिया जाता है। लेकिन दोस्त अली खां के वंशज उसका विरोध करने के लिए विवश होते हैं और अनवरुद्दीन स्वयं दुर्बल था और दुर्बल स्थिति में होने के कारण नवाब भले ही घोषित हुए हैं, अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकने में एक तरह से अक्षम स्थिति कहा जा सकता है कि उनकी बहुत ही अक्षम स्थिति रहती है। निजाम और मराठे एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु होते थे और इतने बड़े शत्रु थे निजाम और मराठा, ऐसी स्थिति में कर्नाटक की राजनीति और आर्थिक जो स्थिति था वो अत्यंत ही शोचनीय हो चुकी होती है। औरंगजेब और फ्रांसीसी यानी अंग्रेज और यहाँ फ्रांसीसी जो है अव्यवस्था का लाभ उठाना शुरू करते हैं और कर्नाटक में राजनीति जो है कर्नाटक वैसे राजनीति में अपने अपदस्थ भूमिका निभाने पे ये लोग काफी सफल होते हैं और दोनों में परस्पर एक तरह की प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज जो है फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक से यहाँ प्रारंभ भी हो जाता है। पुनः अगले बिंदुओं पे अगर हम देखेंगे आंग्ल और फ्रांसीसियों की या फ्रांसीसी कंपनियों की तुलनात्मक स्थिति की दशा को अगर हम समझना चाहते हैं तो वहां हमें मिलेगा कि जैसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को समझने के पहले अगर हम दोनों व्यापारिक कंपनियों की वास्तविक स्थिति को समझें तो सबसे बेहद होगा, क्योंकि दोनों कंपनी की व्यापारिक स्थिति एक ही जैसी होती है। प्रारंभ में दोनों कंपनियां इस प्रकार से अपने कार्यों करती है क्योंकि उनका स्थापना करना ही है कि पूर्व देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध स्थापित रहे।
इसी उद्देश्य से वो लोग व्यापारी कंपनी यहाँ पे आने का काम भी करते हैं, परंतु दोनों का संगठन भिन्न प्रकार से यहाँ अलग अलग रूप से देखने के लिए मिलेगा। अंग्रेजी कंपनी जो है व्यक्तिवाद की एक उपज हो जाती है और इसके संस्थापक में इंग्लैंड के जो सामान्य नागरिक हैं या सामान्य नागरिक थे जो अपनी पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का वो प्रयास कर रहे थे। इंग्लैंड की सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आपको यह जानकारी होगा कि कोई साझेदारी नहीं थी और उसके जगह पे जैसे संरक्षण की बात है, संरक्षण या सहायता देने का यह आश्वासन भी नहीं था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना सरकारी स्तर पर की गई थी और फ्रांसीसी कंपनी के संचालक मंडल जो थे उसमें सरकारी अधिकारी थे जो लाभ और हानि जो भी होता था उससे अधिक अभिरुचि नहीं रखते थे क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति थे। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनका व्यापारिक अभियान जो है सदा लाभदायक सिद्ध हो। यह सोच फ्रांसीसी कंपनियों की हुआ करता था। इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखना चाहते हैं तो दूसरे पक्ष में देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनियों का भाग्य जो था वो फ्रांस सरकार की स्थिति के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता था और यदि यूरोपीय युद्ध में फ्रांस उलझ गया तो भारत स्थित यहाँ जो फ्रांसीसी हैं ऐसे फ्रांसीसी कंपनी भी उसका तत्कालिक प्रभाव एक तरह से अनिवार्य समझा जाए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। पुनः अगर देखेंगे कि भारत और यूरोप में जब युद्ध छिड़ जाए तो भारत और यूरोप में युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में फ्रांसीसी जो कंपनी थी वैसे कंपनी के रूप में जो सैनिक और आर्थिक सहायता की बातें आएगी, युद्ध जब छिड़ेगा तो सैनिक सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, तो ऐसे मिलने में कठिनाई बिल्कुल हो जाती थी क्योंकि कठिनाइयां इस प्रकार से आती थी कि फ्रांस की जो सरकार है यानी फ्रांस की सरकार की आर्थिक स्थिति के साथ ही भारत स्थित जो फ्रांसीसी कंपनी थी उस कंपनी का भाग्य अगर कहा जाए तो भारत के साथ जुड़ा हुआ रहता था क्योंकि अंग्रेजी कंपनी खासकर इस दृष्टि से इंग्लैंड की सरकार की मोहताज नहीं थी। उसमें कुछ ऐसे सहायक व्यक्ति थे या साहसिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं जो अपना सर्वस्व लगाकर कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए वे सामने चले आते थे। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम चर्चा करें इस पे तो तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि अंग्रेजी जो कंपनी थी ऐसे कंपनी की स्थिति एक तरह से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। मद्रास था, बंगाल था और बंबई में अंग्रेजों की जो अधिक सुविधा थी वह यहाँ सुविधा मिली हुई थी। अंग्रेजी माल को पहुंचाने में कोई असुविधा होती ही नहीं थी। खासकर समुद्र के रास्ते में अधिक से अधिक माल लाने और ले जाने में जितनी सुविधाएं होती थी मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में और इसके साथ इन तमाम जगहों पे जो यहाँ उतनी ही सुविधा पांडिचेरी या बंदरगाह में नहीं थी। अगर पांडिचेरी बंदरगाह की स्थिति को देखा जाए तो वह पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का एक अधिकार था तो इतनी सुविधाएं पांडिचेरी बंदरगाह पे नहीं हुआ करता था। पांडिचेरी का बंदरगाह अपेक्षाकृत एक तरह से कहा जाए कि आकार में वो छोटा भी हुआ करता था और साथ साथ यहाँ चंदन नगर पहुंचने के मार्ग पर अंग्रेजों का एक अपना खास नियंत्रण भी हुआ करता था। भौगोलिक सुविधा अंग्रेजों के पक्ष में ही थी और यहाँ फ्रांसीसियों के पक्ष में नहीं थी। फ्रांसीसियों का सारा ध्यान पांडिचेरी की ओर केंद्रित था, वे पूरा अपना ध्यान पांडिचेरी पे ही नियंत्रित कर दिए थे। लेकिन अंग्रेजी जो थी, अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी जो कंपनी थी वह कंपनी ने पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ बंगाल को भी अपनी गतिविधि में या अपने गतिविधियों का केंद्र बनाने में भरसक प्रयास किए हुए थे। अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति अब सुदृढ़ हो चुकी थी और इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि फ्रांसीसियों की कंपनी की अपेक्षा बहुत ही अच्छी कही जा सकती थी। पुनः ये आर्थिक संपन्नता के बात पर अधिक दिनों तक अगर संघर्ष चलाने की बात आती है तो ये क्षमता रखते थे, पर इंग्लैंड की सरकार से भी सहायता की आशा रखते थे कि इंग्लैंड की सरकार भी सहायता दे सकती थी। इंग्लैंड के 18वीं शताब्दी के दशक में अगर हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपना ले चुका था, बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था इंग्लैंड। और फ्रांस की तुलना में इंग्लैंड के नाविक जो थे शक्ति अधिक बढ़ा चुके थे। संघर्ष के फलस्वरूप यहाँ जो सफलताएं थी वह सफलता या असफलता का दायित्व यहाँ नाविक शक्ति पर ही निर्भर करता था। और इस तरह से इसके अतिरिक्त अगर कही जाए तो यूरोपीय युद्ध के अनुसार भारत में और जैसे अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे के बीच में युद्ध अनिवार्य रूप से
होता रहता था। यूरोपीय युद्ध में की समाप्ति के साथ साथ अगर यहाँ ध्यान देंगे कि यूरोपीय युद्ध की समाप्ति के साथ साथ भारत में भी युद्ध यहाँ समाप्त हो जाता था, तो भारतीय नरेश की नाविक जो शक्ति होती थी वह शक्ति बहुत ही कमजोर थी। अतः विदेशी शक्तियां जो थी, विदेशी कंपनियां जो थी, इसके द्वारा समुद्री तट पर अनेक बार जो राजकीय एवं शाही आकांक्षाओं की अवहेलना भी कर दी जाती थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष था यह एक सफलता या विफलता नाविक शक्ति के साथ साथ यूरोप के राजनीतिक घटना चक्र पर भी निर्भर करता था। पुनः इसके बाद अगर हम देखते हैं कि 1740 ईस्वी तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में क्या संबंध रहा, तो 18वीं शताब्दी में आपको मिलेगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। दोनों का उद्देश्य यही था कि व्यापार करके आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने का प्रयास किया जाए। यूरोप में जो स्पेन हुआ करता था, स्पेन को उत्तराधिकारी युद्ध अगर देखें तो इसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध में लड़ने का काम किए थे, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय व्यापार पर नहीं पड़ा था, क्योंकि युद्ध के फलस्वरूप उसका व्यापार नष्ट हो सकता था। उस समय इस कंपनी की स्थिति स्वयं अगर कही जाए तो दुर्बल स्थिति में थी, पर और मुगल साम्राज्य अधिक शक्तिशाली था। अतः मुगल सम्राट के भय से अंग्रेज और फ्रांसिस लोग थे, ये भारत में युद्ध करने का खतरा कभी मोल लेना नहीं चाहते थे। दोनों देश के व्यापारी एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने का प्रयास भी करते थे, क्योंकि और यह सुरक्षा की दृष्टि से फ्रांसीसी अपना सामान पांडिचेरी से मद्रास भेजने का काम करते थे, परंतु यह मैत्री अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लोभ में पड़कर दोनों के बीच शत्रुता पैदा होना तो लाजमी था। आर्थिक प्रतिद्वंदिता के फलस्वरूप यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और दिन पर दिन तीव्र होते चला गया। और इतना ही नहीं, जैसे फ्रांसीसी कंपनियां जो थी, इस फ्रांसीसी कंपनियों में खासकर जैसे फ्रांसीसियों के नाविक थे वो काफी शक्ति के कमजोर थे और शक्तिशाली नहीं थे। समुद्री किनारों पर ठोस आधार बनाकर ही फ्रांसीसी अपने व्यापार का विस्तार कर सकते थे, और जब फ्रांसीसी अपने व्यापार का विस्तार कर सकते थे तो उस दशा में अंग्रेजों का आधार जो था वह समुद्र पर अपेक्षाकृत अधिक ठोस ही हुआ करता था। इस तरह से फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर जो डयूमा ने समुद्र शक्ति का विस्तार करने के उद्देश्य से कर्नाटक के नवाब दोस्त अली खां और हैदराबाद के निजाम आसिफ शाह निजामुल मुल्क से दोस्ती कायम भी कर लिया था। इस तरह से वह पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों के अधीन या फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बनाना चाहता था। और साथ में जो था यहाँ आपको यह जानकारी बिल्कुल हो जाएगा कि कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम को दावत एवं उपहार देकर डयूमा के नवाब की उपाधि तथा कृष्णा नदी के दक्षिण की भूमि से लगान लेने का या लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और हैदराबाद के निजाम जो थे या डयूमा को मुगल सम्राट से भी स्वीकृति दिलवाने की मांग की थी। सुरक्षा के लिए सेना रखने और किलाबंदी करने की जो अनुमति थी, ऐसे अनुमति भी मिल गई थी। डयूमा के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनियां जो थी के द्वारा यहाँ राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने की दिशा में पहला एक तरह से सफल प्रयास कहा जा सकता है, और यह सफल प्रयास रहा। तंजौर और मैसूर के राजा उसके नियंत्रण में आ गए थे। 1739 ईस्वी में तंजौर के शासक जो थे वो सहायता देने के नाम पर, इन्हें सहायता देने के बदले यहाँ उससे कारिकल का क्षेत्र भी प्राप्त कर लिए थे। कर्नाटक के नवाब दोस्तली और पुत्र जो थे सफदर अली को मराठों के विरुद्ध यहाँ सहायता देने के फलस्वरूप फ्रांसीसियों को भूमि, आभूषण और धन्यवाद का एक पत्र भी मिला था। इसके साथ डयूमा के बाद डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर भी नियुक्त हुआ, और वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी था। उसने फ्रांसीसी राज्य के विस्तार की नीति अपनाकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष असंभावी बना दिया, क्योंकि दोनों नरेश यहाँ भारतीय जो नरेश थे उन्होंने साथ मिलकर एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना बेहद ही चाहते थे। और इस तरह से हम देखेंगे कि 1740 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में इसी तरह का संबंध बरकरार भी रहा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है और तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। इसको हम अलग सीरीज में पुनः अगले सीरीज में हम देखेंगे कि इस संबंध में जो चर्चा होगा, जो बातें होगा, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।